हिस्ट्री बुक्स में 1857 की क्रांति को अक्सर सिर्फ 1-2 पैराग्राफ्स में निपटा दिया जाता है, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज्यादा ड्रामेटिक, कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना क्या इस आग की पूरी सच्चाई है? चलिए पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। वहां हम अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज पर हेल्दी और अनबायस्ड डिस्कशन करते हैं। आज हम 1857 की उस चिंगारी को एक्सप्लोर करेंगे जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 200 साल पुरानी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ चंद गुस्साए हुए सिपाहियों की बगावत थी या आज़ाद हिंदुस्तान का पहला संगठित महायुद्ध? इस इवेंट पर इतिहास में 2 बड़े कैंप्स हैं। एक तरफ है वीडी सावरकर, जिन्होंने इसे आज़ादी की पहली लड़ाई का नाम दिया। उनके हिसाब से ये एक प्लान्ड देशव्यापी कोशिश थी विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की। फिर दूसरी तरफ आते हैं आरसी मजूमदार जैसे आधुनिक इतिहासकार। उनका कहना था कि इसे नेशनल वॉर कहना थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। उनके मुताबिक शुरुआत सिपाहियों ने की और बाद में ये पर्सनल फायदे और भीड़ की हिंसा में बदल गई। तो सच क्या है? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, 1857 की क्रांति कोई एक दिन का अचानक हुआ हादसा नहीं थी। ये 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से पूरे 100 साल से जमा हो रहे अंग्रेजी शोषण, गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी था, जो बस फटने ही वाला था। अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। उनके नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आसान भाषा में किसानों और जमींदारों दोनों के लिए बर्बादी थे। उनके सस्ते मशीन से बने कपड़े और सामान ने हमारे लाखों कारीगरों को बेरोजगार कर दिया, और उनकी सब हड़प लो पॉलिसी ने हिंदुस्तानी राजाओं को उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। बेसिकली हर तरफ आग लगी हुई थी। और इसमें सबसे ज्यादा आग लगाई लॉर्ड डेलहाउजी की इस पॉलिसी ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब था, अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं बना सकता, और उसके मरते ही पूरा का पूरा राज्य सीधा ब्रिटिश कंपनी की जेब में। सीरियसली, अगर उस टाइम ट्विटर होता ना, तो ये पॉलिसी रोज ट्रेंड करती, रोज। इसी पॉलिसी का पर्दा ओढ़कर अंग्रेजों ने सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई बड़े राज्यों को निगल लिया। इससे उन्होंने अनजाने में रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई पावरफुल दुश्मन बना लिए थे, जिनका बदला आगे चलकर उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। इन सब के बीच एक डर, एक अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही थी कि अंग्रेज सरकार और क्रिश्चियन मिशनरीज मिलकर पूरे हिंदुस्तान को कन्वर्ट करना चाहते हैं। सती प्रथा पर रोक, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, भले ही आज ये सोशल रिफॉर्म्स लगते हैं, उस समय के लोगों ने इसे अपने धर्म और अपनी पहचान पर सीधा हमला माना। तो माहौल पूरा तैयार था, बारूद का ढेर बिछ चुका था, बस एक चिंगारी की कमी थी। और वो चिंगारी आई एक नए राइफल कार्ट्रिज और एक अजीब से सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क के रूप में। आर्मी में नए एनफील्ड राइफल आई। इसके कारतूस को लोड करने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था, और अफवाह ये फैली कि इन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की आत्मा पर हमला था। उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। उस जमाने में जब ना फोन थे, ना इंटरनेट, ना व्हाट्सएप, क्रांति का मैसेज लाखों लोगों तक इतने बड़े देश में इतनी तेजी से फैला कैसे? सोच के देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, इसके पीछे एक ब्रिलियंट प्लान था। जवाब है चपाती और लाल कमल नेटवर्क। 1857 की शुरुआत में गांव के चौकीदार रात के अंधेरे में एक गांव से दूसरे गांव भागकर रोटियां, चपातीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये एक सीक्रेट कोड था, एक सिग्नल था कि गांव वाले क्रांति के लिए तैयार हैं। और मिलिट्री छावनियों में सिपाहियों के बीच लाल कमल के फूल बांटे जा रहे थे, जो एकता और एक्शन का प्रतीक थे। ये उस जमाने का वायरल मैसेज था, जो आग की तरह पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। और फिर वो दिन आया जब ये 100 साल का गुस्सा एक ज्वालामुखी बनकर फटा। चलिए मिलते हैं इस महासंग्राम के असली सुपर हीरो से। 10 मई 1857 मीरठ छावनी में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारा, हथियार लूटे और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए सीधा दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह वो दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया।
इस एक कदम ने इस विद्रोह को एक लीगल और सिंबॉलिक पावर दे दी। दिल्ली में असली मिलिट्री कमांड जनरल बख्त खान के हाथों में थी। कानपुर में लड़ाई का झंडा उठाया नाना साहेब ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसी वीरता दिखाई जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तात्या टोपे ने अपने गुरिल्ला वॉरफेयर से अंग्रेजों को चकमा दिया और बिहार के 80 साल के बाबूजी कुंवर सिंह ने इस उम्र में भी अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। लेकिन इन बड़े नामों के बीच एक ऐसी वीरांगना भी थीं जिनकी कहानी अक्सर हिस्ट्री बुक्स के पन्नों में कहीं खो जाती है। एक दलित योद्धा जिन्होंने अकेले 32 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। उनका नाम था ऊदा देवी पासी। लखनऊ के सिकंदर बाग की लड़ाई में जब उनके पति शहीद हो गए तो ऊदा देवी ने पुरुष सैनिक के कपड़े पहने और एक पीपल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। ऊपर से उन्होंने एक के बाद एक 32 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को ढेर कर दिया। ब्रिटिश फौज हैरान थी कि गोलियां आ कहां से रही हैं। जब उनका निष्प्राण शरीर नीचे गिरा तब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि जिससे वो लड़ रहे थे वो एक औरत थी। ऊदा देवी का बलिदान दलित शक्ति और नारी शक्ति का एक जोरदार प्रतीक है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को जड़ से हिला दिया था और जब उन्होंने पलटवार किया तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उनका बदला सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक भयानक वहशी इंतकाम था। ब्रिटिश जवाब था लीगलाइज्ड टेररिज्म, यानी कानून की आड़ में आतंकवाद। बेपनाह जुल्म ढाए गए। कर्नल जेम्स नील जैसे अफसरों ने इलाहाबाद और कानपुर में जुल्म की इंतहा कर दी। हजारों बेगुनाह लोगों को सड़कों पर पेड़ों से लटकाकर मार दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए। ये विद्रोह को दबाना नहीं था, ये एक पूरी नस्ल को दहशत से कुचलने की कोशिश थी। ये एक नरसंहार था। और अपने इस अत्याचार को लीगल कवर देने के लिए अंग्रेजों ने 1857 में कई काले कानून पास किए। एक्ट 14, जिसे हैंगिंग एक्ट भी कहते हैं, इसके तहत किसी पर सिर्फ शक होने पर ही उसे मौत की सजा दी जा सकती थी। इन कानूनों ने ब्रिटिश अफसरों को कत्लेआम करने का लाइसेंस दे दिया था। भले ही 1857 का महासंग्राम दबाया गया, इसने ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद इंडिया में एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक नई गुलामी की। सबसे बड़ा असर ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 258 साल पुराना राज खत्म हो गया। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े देश को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए इंडिया का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर इंडियन आर्मी की एकता से लगा था। ऐसी बगावत दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने बनाया पील कमीशन, जिसका काम था आर्मी को फिर से डिजाइन करना। और इस कमीशन ने बांटो और राज करो की पॉलिसी को उनकी किताबों में हमेशा के लिए लिख दिया। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। बंगाल आर्मी में पहले 5 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर 1 अंग्रेज अफसर था। अब ये रेशियो 2 पर 1 कर दिया गया। सारा तोपखाना यानी आर्टिलरी हिंदुस्तानियों से छीनकर पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में दे दिया गया। अवध और बिहार के जिन लोगों ने विद्रोह किया था उन्हें नॉन मार्शल यानी गैर योद्धा डिक्लेयर कर दिया गया, और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया जैसे सिख और गुरखा, उन्हें मार्शल रेसिस का टैग देकर फौज में भर्ती किया जाने लगा। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये हिंदुस्तानियों को जाति, धर्म और इलाके के नाम पर बांटने का एक साइकोलॉजिकल हथियार था, ताकि वो फिर कभी एकजुट न हो सके। तो 1857 का महासंग्राम मिलिट्री तौर पर असफल रहा, लेकिन क्या इसने आज़ादी का वो बीज बो दिया था जो ठीक 90 साल बाद 1947 में एक विशाल पेड़ बनकर उभरा? इसने हिंदुस्तानियों के दिल में आज़ादी, स्वाभिमान और स्वराज की वो आग जला दी जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे मजबूत आधार बनी। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाना बहुत मेहनत और हिम्मत का काम होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और इसी वजह से हम आपके लिए और पावरफुल हिस्टोरिकल कंटेंट ला पाते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंडिया, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है। चलिए इस टॉपिक पर एक फ्रेंडली डिस्कशन शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपका एक लाइक भी हमें बहुत मोटिवेशन देता है।